नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। देश के सवाल में आपका स्वागत है। कल बुधवार 27 अगस्त से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर पूरे देश में धूम दिखेगी। ये त्योहार पूरे 10 दिनों तक चलेगा और 6 सितंबर को गणेश विसर्जन के साथ पर्व का समापन होगा। गणेश बुद्धि समृद्धि के दाता माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे से गणेशोत्सव की शुरुआत हुई थी और मुंबई में लालबाग के राजा प्रसिद्ध पंडालों में एक माने जाते हैं। खास बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी उत्तर भारतीय पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मूर्ति से लेकर पंडाल निर्माण हो, प्रसाद वितरण हो, व्यवस्था का कोई काम हो, उत्तर भारतीय मुख्य सेवादार में शामिल रहते हैं। वे मराठियों गैर मराठियों के साथ झूमते हैं, गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष भी करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोगों के दिल और दिमाग में हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों के लिए नफरत भरी हुई है। उन्हें अपनी राजनीति चमकाने का जरिया विकास और कामकाज के बदले हिंदी विरोध ही नजर आता है। पिछले दिनों उत्तर भारतीयों के साथ दुखद रूप से कई मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं और इससे पहले भी कई सालों से एमएनएस यही करती आई है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी भाषी या उत्तर भारतीय महाराष्ट्रियन संस्कृति में रचे बसे नजर आते हैं, वो भी इस कदर कि महाराष्ट्र से प्रेरणा लेकर उत्तर भारतीयों ने अपने अपने शहरों में धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाना शुरू कर दिया। ये उत्तर प्रदेश बिहार के वो इलाके हैं जहां गणेश उत्सव इक्का दुक्का जगहों पर नजर आता था, लेकिन अब बहुतायत में मनाया जाने लगा है। एक बात और है, मराठियों के लिए कभी उत्तर भारत में शानदार कभी अनादर नहीं होता। उम्मीद की जानी चाहिए कि महाराष्ट्र में गणपति आएंगे और भाषा विवाद मिटाएंगे। महाराष्ट्र में भाषा पर तकरार, नफरत वालों की होगी हार। आ रहे हैं गणेश भगवान, खत्म होगा भाषा पर घमासान। मूर्ति से लेकर पंडाल निर्माण, गैर मराठियों का अहम योगदान। गणेश महोत्सव का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। महाराष्ट्र में इस महोत्सव को विशेष तौर पर धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इस महोत्सव में उत्तर भारतीय काफी बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। मूर्ति बनाने से लेकर पंडाल निर्माण के काम में उत्तर भारतीयों का अहम योगदान होता है। उत्तर भारतीयों के लिए यह एक सांस्कृतिक अनुभव है, जहां वे मुंबई के भव्य पंडालों और विसर्जन जुलूसों में शामिल होते हैं। उत्सव के उत्साह और माहौल का आनंद लेते हैं और इस तरह वे महाराष्ट्रियन संस्कृति से खास तौर पर जुड़े दिखते हैं। कई लोगों ने महाराष्ट्र से प्रेरणा लेकर अपने अपने शहरों में गणपति उत्सव मनाना शुरू कर दिया है। कई उत्तर भारतीय मुंबई में रहकर इस उत्सव में शामिल होते हैं, चाहे वे वहां के निवासी हों या फिर पर्यटक। वे इस त्योहार में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह उत्सव उत्तर भारतीयों के लिए महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से जानने और अनुभव करने का एक अवसर प्रदान करता है। अरब सागर में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान होने वाले जुलूसों में भी उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी विरोध के सहारे अपनी राजनीति लगातार चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो कई जगहों पर उत्तर भारतीय गरीब हिंदुओं की पिटाई तक कर दी। बेस्ट चुनाव को देखते हुए लगता है कि अब तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्योंकि ये कहावत दोनों भाइयों पर चरितार्थ हो रही है। क्योंकि बेस्ट के चुनाव में मुंबई की जनता ने ठाकरे बंधुओं की मराठी और गैर मराठी चुनावी रणनीति को पूरी तरह नकार दिया। लेकिन बावजूद इसके मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों पर मनसे की गुंडागर्दी कम नहीं हुई है। मनसे के गुंडों ने नवी मुंबई में हिंदी भाषी के साथ बदसलूकी की माफी मंगवाई। रवाले MIDC में मनसे के गुंडों ने खुद को मनसे कार्यकर्ता बताते हुए डिजिटाइट कंपनी के टीम लीडर शफीक से मराठी की जगह हिंदी में बात करने पर धमकाया। भाषा के नाम पर मनसे की बढ़ती गुंडागर्दी प्रशासन के लिए नासूर बनती जा रही है।
जबकि इससे पहले इस तरह की घटनाएं भी काफी कुछ देखने को मिली हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे कहते रहे हैं कि शिवसेना हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जबरन थोपने के खिलाफ जरूर है। गणपति आएंगे, भाषा विवाद मिटाएंगे। गणेश चतुर्थी की शुरुआत बुधवार 27 अगस्त से हो रही है और 6 सितंबर को गणेश विसर्जन के साथ पर्व का समापन होगा। यह पर्व मुख्य रूप से बुद्धि समृद्धि के दाता भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश उत्सव पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र के मुंबई में गणेशोत्सव की विशेष धूम देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि इतिहासकारों के अनुसार गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। वहीं मुंबई में लालबाग के राजा सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है। अब खास बात यह है कि गणेश महोत्सव में उत्तर भारतीय पहले की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी कार्यकर्ताओं की नफरत को नजरअंदाज करते हुए धूमधाम से गणपति महोत्सव मनाने वाले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सब मिलकर गणेश उत्सव मनाएंगे तो भाषा विवाद खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों के दिलो दिमाग से नफरत मिट जाएगी और सभी के मन में सभी भाषाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा, हिंदी विरोध जड़ से खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पवित्र त्योहार आ रहा है, गणेश उत्सव आ रहा है, जिसमें हर वर्ग जाति समुदाय को भूलकर सब कुछ, हर कोई, उत्तर भारतीय हो या महाराष्ट्री हो, मराठियन हो, सब मिलकर गणेश उत्सव मनाते हैं। तो क्या ये त्योहार अब तक जो संकेत चला आ रहा था, मारपीट का संकेत, हिंदी भाषा का संकेत, जिसमें एक दूसरे के बीच वैमनस्यता फैल रही थी, क्या इस त्योहार में फिर सब कुछ एकजुट होकर, एक होकर त्योहार मनाएंगे और मुंबई आमची का संदेश देंगे, या फिर यहाँ पर भी त्योहार में भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी जिसमें यह कहा जा सकता है कि फिर राजनीति चमकाई जाएगी मराठी के नाम पर, महाराष्ट्रियन के नाम पर। चर्चा करेंगे। भावना शर्मा जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद हैं। गौरगी नंदी राय, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ होंगे। भावना जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो विषय है, क्योंकि त्योहार आ रहा है और मुंबई में हर कोई गणेश उत्सव को बड़े जोर शोर से मनाता है, दिल से मनाता है, क्योंकि ये त्योहार ही अलग है। इसमें रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी मुंबई एक हो जाती है, मराठी एक हो जाते हैं, उत्तर भारतीय एक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता और हर कोई आमची मुंबई करते हुए नजर आता है। तो क्या इस त्योहार में या गणेश उत्सव में ये जो मारपीट की भाषा है, ये जो भाषा विवाद है, ये खत्म होगा, एकता का संदेश दिखाई देगा? मनोज जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को आने वाली गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और गणपति बप्पा के चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश की जनता के लिए वो हमेशा एक जो आशीर्वाद उनका है वो बना रहे, जनता समृद्ध रहे और हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये जो त्योहार है ये सौहार्द का त्योहार है। ये त्योहार सबको मिलजुल कर अपने आंगन में, बप्पा के आंगन में सब भक्त एक समान है, एकजुट है, ना कोई भाषा है, ना कोई कौन कहां से आया है, इसका कोई मूल्य नहीं है। भगवान के चरणों में भक्त एकजुट है और एक समान है। तो बप्पा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और बना रहेगा। और जो कोई भी भाषा के नाम पर हिंसा करता है, उस हिंसा का हम घोर विरोध करते हैं और वो हिंसा महाराष्ट्र की सभ्यता में नहीं है, महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। तो लोकमान्य तिलक जी ने जब गणपति उत्सव का जो शुरुआत करी थी, आपको पता है और आपके दर्शक सब जानते हैं कि किस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने एक जो गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तो यही मार्ग पर हम चलते हैं और महाराष्ट्र की ये जो संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये पूरे देश में प्रचलित हो गई है और हर आजकल देखने को आ रहा है कि चाहे वो दिल्ली हो या कलकत्ता हो, गणपति सोसाइटियों में और घरों में गणपति की आराधना पूजा इन दिनों में होती है। तो ये तो महाराष्ट्र के लिए एक गौरव की बात है कि
उसकी संस्कृति पूरे देशव्यापी एक ये गणपति उत्सव हो गया है। और गणपति बप्पा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और उनके आंगन में उनके सामने सब एकजुट है, एक समान है। गार्गी नंदी राय इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। गार्गी जी, आप क्या मानती है, जो महाराष्ट्र में तस्वीर निकल कर आ रही हैं, मारपीट की भाषा दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये महसूस कराने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भूमिपुत्र हैं मराठी, ये मुंबई सिर्फ उन्हीं की है, उत्तर भारतीयों की नहीं है, वो उत्तर भारतीयों की भी नहीं है जो उत्तर भारतीय यहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, अगर आपने मराठी बोल दी तो फिर ये मुंबई आपकी है, वरना फिर ये मुंबई आपकी नहीं। नमस्कार। पहले तो गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। जी तो मनोज जी, पहले तो ये जो विवाद है ना, ये एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है, एक बनावटी विवाद। सबको पता है कि जो आम लोग है, चाहे वो मराठी हो और गैर मराठी हो, लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। ये दोनों भाई, ये जो ठाकरे ब्रदर्स अभी एक साथ आए 20 साल बाद, ये इनके अस्तित्व की लड़ाई है। पहली बात तो बाला साहेब जाने के बाद कौन सबसे बड़ा ठाकरे है, ये प्रमाण करने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी एकनाथ शिंदे है, यूबीटी है, मनसा है, तो इसीलिए ये जो पूरा एक विवाद खड़ा किया गया है, कुछ है ही नहीं। और ये जो आज गणपति जो उत्सव है, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा चार जगह में, 4 घरों में इनविटेशन है गणपति के लिए। कल है, परसों है, एक गुजराती के घर, एक मैंगलोरियन के घर, एक यूपी वाले के, एक बंगाली के। तो बोलिए, सब लोग एक साथ आके गणपति को पूजते हैं। तो यहाँ पे लोगों में कुछ है ही नहीं ये भाषा को लेकर। पर इन लोगों को लगा कि शायद इस भाषा के अगर इशू करेंगे तो मराठी जो अस्मिता, सन ऑफ द सॉइल, ये पॉलिटिक्स होगा। और देखिए, उनके कला भी है कि एक नॉन इशू को इशू बना के आज वो हेडलाइन पे है, आप आज डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो यही पॉलिटिक्स है, तो ये राजनीति हो रही है। मोस्टली बीएमसी के इलेक्शन तक ये चलेगा शायद, अगर गणपति जी की कृपा रहे, सबके ऊपर आशीर्वाद रहे कि ये मिट जाए। और ये जो बोल रहे हैं उत्तर भारतीय, अगर मुंबई शहर में ऑटो जो चलता है ना, ऑटो ड्राइवर्स, 85 to 90% ऑटो ड्राइवर्स है आपके मुंबई में उत्तर भारतीय, यूपी से है, कुछ बिहार से है, बहुत कम महाराष्ट्रियन ऑटो चलाते हैं। यहाँ पे किराने की दुकान गुजराती लोग चलाते हैं या तो राजस्थानी चलाते, दिखा दीजिए मुझे महाराष्ट्रियन, बहुत कम। तो पूरा जो मुंबई का जो बिजनेस है, सब कुछ ठप हो जाएगा अगर बोलेंगे कि सब लोग बाहर चले जाओ जो लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये कुछ है ही नहीं। ये इन लोगों की अस्तित्व की एक लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, सबसे बड़ा ठाकरे कौन है ये प्रमाण करने के लिए। और अभी तो प्रमाण हो भी गया ना, बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी इलेक्शन में एक भी सीट नहीं मिला। दोनों भाई 20 साल के बाद आया, और 9 साल से इनका ही तो प्रभुत्व था ना, ये उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना का प्रभुत्व था ये सहकारी सोसाइटी पे, बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी पे। नहीं रहा, 14 सीट शशांक राव को मिला और बाकी 7 महायुति को मिला। तो ये लोग कहाँ है? तो अगर ये भाषा की लड़ाई रियली जो आम मराठी लोग हैं उनके लिए कुछ मायने रखता, तो उनको एक दो सीट तो मिल जाता ना, नहीं मिला। तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ उनके क्षेत्रीय राजनीति करने के लिए इन लोगों ने ये भाषा का मुद्दा बनाया। ये मुद्दा कुछ है नहीं वैसे। और गणपति जी सबके है, और भाषा भी ऐसी चीज है कि भाषा इंसानों को एक लाते, इंसानों को मिलाते है। भाषा तो बांटने के लिए नहीं होता है ना, तो जब भाषा बांटने के लिए नहीं होता है, और गणपति भी सबके है, हम यही प्रार्थना करेंगे कि गणपति जी आए और इन दोनों भाइयों को, ठाकरे ब्रदर्स को थोड़ा सुबुद्धि दे, इनको बोले कि कोई दूसरा इशू जो रियल इशू है बीएमसी के लिए भी, रोड का इशू है, जो भी पानी का इशू है, रियल मुद्दे पे बात करें। ये खामखा ये जो भाषा के मुद्दा उठा के और लोगों को मारना, और कहाँ झोपड़पट्टी में जाके, चाली में जाके लोगों को मार रहा है, दुकानदारों को मार रहा है, बिजनेसमैन को मार रहा है, क्या हो रहा है ये? तो ये किसी को पसंद नहीं है, कोई भी जो है मराठी है गैर मराठी, किसी को ये पसंद नहीं है। तो गणपति जी इन दोनों भाई को आशीर्वाद दे, सबको महाराष्ट्र में आशीर्वाद दे, और इन लोगों को एक जो सुबुद्धि है वो दे कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस ये लोग कर रहे हैं ना, सर्वाइवल के उनकी पॉलिटिक्स हो रही है, सर्वाइवल की, तो ये वो ना करे, ये वो समझ जाए। मेरे यही कहना है। भावना जी, हाँ मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी बहन यहाँ जो उन्होंने कहा कि विवाद नहीं होना चाहिए, तो विवाद किया तो भाजपा ने ना,
भाजपा ने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जब तीसरी भाषा की सख्ती करी तो वो विवाद खड़ा होना था। तो इस तरह से जब आप किसी भाषा को, हिंदी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी मातृभाषा है, बच्चों की मातृभाषा मराठी है, तो छोटे छोटे बच्चों पे 5वीं के बाद आप करिए, आप तीसरी भाषा लगाइए। और जब आप हिंदी की सख्ती करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं विद्रोह होना लाजमी है। हिंसा बिल्कुल गलत है, पर कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता की बात उठती है और उसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता है। पर ये तो संविधान हमें हक देता है कि मराठी जो लोग हैं वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो उसका भी मान सम्मान रखना चाहिए। आप बंगाल में जाएंगे तो आपको बंगाली सीखना बोलना पड़ेगा ही, क्योंकि वो आम भाषा है। आप चेन्नई जाएंगे तो आप कुछ शब्द वणकम के बोलेंगे ही, क्योंकि आपको वहां का मान सम्मान रखना है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी मराठी का अस्मिता एक बहुत इंपॉर्टेंट, मराठी लोगों के लिए ये मराठी भूमि है, ये शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फुले अंबेडकर की जमीन है। इस भूमि पर कहीं ना कहीं एक दूसरी संस्कृति को लादना, हिंदी भाषा बहुत ही खूबसूरत भाषा है और उसका भी उतना ही मान सम्मान होना चाहिए। पर मैं ये कहती हूँ छोटे छोटे बच्चों पर उनकी मातृभाषा पहले बोलने देनी चाहिए, 5वीं के बाद आप हिंदी भी दीजिए और ऑप्शन दीजिए ना। सख्ती करने की क्या आवश्यकता है? सख्ती का विरोध हुआ है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि हिंसा, किसी भी मुद्दे पर हिंसा उठाना कांग्रेस की और इस देश की सभ्यता के खिलाफ है और मराठी सभ्यता के खिलाफ है। और ये, और जो मुंबई शहर है वो सब लोगों के अंदर, चाहे वो हिंदी भाषी हो, पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। हिंदी भाषी क्यों, तेलुगु भाषी, तमिल भाषी, मलयालम भाषी, सभी लोग मुंबई में आते हैं। मेरी बहन ने खुद ही बताया, एक बंगाली के घर जा रहे हैं, मारवाड़ी क्या अपने घर में तो अपनी भाषा बोलते हैं ना। तो इसी तरह हर प्रांत की अलग अलग भाषा है, वो भाषा उनकी संस्कृति है और वो उनका मान है, उनका सम्मान है। तो उस मान सम्मान को बनाए रखना भी जरूरी है। और यही जो कहीं ना कहीं विरोध हुआ तो वो इस बात का विरोध हुआ कि हिंदी सख्ती के खिलाफ ये देश, ये महाराष्ट्र की भूमि, किसी भी चीज की सख्ती, वो ये विवाद जो शुरू किया ये भाजपा ने शुरू किया और उनकी राजनीति चमकाने के लिए उत्तर भारतीयों का के ऊपर उनकी वजह से ये जो आया है, ये संकट आया है उत्तर भारतीयों के ऊपर, भाजपा की वजह से आया है। क्योंकि भाजपा वालों ने ये जो कानून लाया, ये सख्ती करे, फिर जो विद्रोह हुआ उसके बाद इन्होंने पीछे भी लिया। क्यों लिया पीछे जीआर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने? अगर सही था तो पीछे नहीं लेने का सवाल ही नहीं उठता था, उनको पता था गलत था। तो ये विवाद भड़काने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को और विवाद की राजनीति और गार्गी जी भावना जी का ये कहना है कि या तो आपको वो लेकर नहीं आना चाहिए था प्रपोजल, और जब आप प्रपोजल लेकर आ गए हिंदी का तो फिर आपको वापस नहीं लेना चाहिए था। या तो वो गलत था या ये गलत था। अब आपने दोनों काम कर दिए और दोनों काम के बाद विवाद भड़क गया और वो विवाद आज तक थम नहीं रहा। और विपक्षी पार्टियां ये भी कर रही हैं कि आखिर मनसे के गुंडे रुक क्यों नहीं रहे हैं, उनके अंदर डर क्यों नहीं है, वो डर क्यों नहीं रहे हैं। तब जबकि बीजेपी राज्यों में अगर इस तरह की गुंडागर्दी कोई करता है तो बुलडोजर भी चल जाता है और लंगड़ाते, मतलब पैरों के बल भी नहीं चल पाते ऐसे लोग। तो यहाँ तो पैरों के बल भी चल रहे हैं, बुलडोजर भी नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है, मैं पहली बात तो ये जो जीआर, भावना जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने राज ठाकरे को अरेस्ट तक किया था, यही इसी मुद्दे पर, जब उन्होंने उत्तर भारतीयों को पिटाई करी थी। जब उद्धव भावना जी एक बार सुन लेते हैं गार्गी जी को, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं एक बार भावना जी, गार्गी जी बोल दे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ भावना जी बताइए। हाँ, मनोज जी, जो है कि ये जो जीआर देवेंद्र फडणवीस ने नहीं लाया, ये पहले कौन किसके ऑफिशियल्स ने लाए थे? जब उद्धव ठाकरे जी सीएम थे तब आए थे। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था क्योंकि उनको ये इशू बनाना ही नहीं था। तब आया था कि क्लास 1 से हिंदी आएंगे, तो वो ही था, वही कंटिन्यू हो रहा था।
जब इन्होंने बोला कि उनको इतराज है तो हटा लिया। तो इन्होंने तो लाया ही नहीं, कल आया तो उनके समय पे, तो उनके समय पे उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको तो अभी पॉलिटिक्स करना नहीं था, तब तो वो सीएम थे। अभी इस मुद्दे पर उनको पॉलिटिक्स करना था, क्षेत्रीय राजनीति करना था, तो इसीलिए इसको मुद्दा बनाया और जैसे उनको लगा तो इन्होंने रिमूव कर लिया। तो जब भाजपा ने लाया नहीं, प्रॉब्लम ये है, अभी आप अगर राजनीति देखेंगे महाराष्ट्र के, बाला साहेब के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी निकल के आ रहे हैं। आप 2024 के लोकसभा जो इलेक्शन था उसको छोड़ दीजिए, वो एक इलेक्शन था। इससे पहले जो बीएमसी इलेक्शन था 2017 का, शिवसेना को 84 सीट्स मिला, बीजेपी को 82, तो एकदम कांटे की टक्कर। और बीजेपी हैज कम आउट वेरी स्ट्रांगली। तो और शिवसेना में क्या हुआ, शिवसेना टूट गया। यहाँ पे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो शिवसेना टूट गया। तो अभी इनको ये प्रूव करना है कौन असली सेना है, कौन जो बाला साहेब ठाकरे के रियल सक्सेसर है, ये प्रूफ करने में ये लोग लगे हुए हैं। क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे जी आ गए हैं, वो बोल रहे हैं मैं और ऑब्वियसली अगर बाला साहेब के वो सुपुत्र है तो क्या वो कांग्रेस के साथ जाते हैं? मतलब बाला साहब तो कभी कांग्रेस के साथ गए नहीं। तो इसीलिए ये लड़ाई इसकी है क्योंकि उनको लग रहा है बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो रहा है और उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। ये जीआर पहले बार उद्धव ठाकरे के समय पे आया, वो रह ठीक है, गया जवाब था। ले लेते अभी इन्होंने जवाब बोला ले तो लेते किया। तो हैं जब भावना जी, उद्धव ठाकरे ने तब भावना क्यों जी नहीं अब कुछ आप बोला? जवाब दे बताइए दीजिए। ना। मैं तो ये तो राजनीति ये नहीं है कहती तो क्या हूँ, है? लॉ एंड तो ऑर्डर इस का जो इससे मुद्दा मराठी है, होम अस्मिता की मिनिस्टर खुद राजनीति नहीं देवेंद्र होगा, फडणवीस इससे है, होगा। मुख्यमंत्री क्योंकि खुद बाला है ठाकरे और थे उनके और ऊपर अभी ये भी है जिम्मेदारी हिंदू बनती हृदय है इस सम्राट। गुंडागर्दी को रोकने उनका की। जो कोई कांग्रेस उत्तरसूरी की अभी तक सरकार बन नहीं थी पाए। तो कांग्रेस एनसीपी की जब सरकार थी तो हमने राज ठाकरे को अरेस्ट तक करने की हिम्मत दिखाई थी। दिखाएं फडणवीस की हिम्मत और उनको अरेस्ट करें, राज ठाकरे को और उनके गुंडों को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भाजपा है वो अपने क्षेत्रीय दलों के बलबूते पर पहले अस्तित्व में आती है, फिर उन्हीं को दबा के, उन्हीं को तोड़ के, उन्हीं को फोड़ के राजनीति करती है। और जहां उसको लगता है तो शिवसेना को तोड़ने का की जो वो है वो किसने करी है, ये पूरा देश जानता है कि किस तरह से शिवसेना को लालच दे के, उनके ऊपर केसेस दिखा के उनके आमदारों को तोड़ा गया, किस तरह से एनसीपी को तोड़ा गया। तो एक दिन फडणवीस जी बोल रहे होते हैं कि अजीत पवार शुड बी चक्की पीसिंग और दूसरे दिन अजीत पवार उनके उप मुख्यमंत्री होते हैं। तो सवाल ये है कि भाजपा किस मुंह से इस देश के सामने आती है और ये कहती है कि आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मैं ये कहती हूँ कि दूसरों को तोड़ के, दूसरों को फोड़ के और दूसरों के बीच में विभाजन करके, देश की जनता के बीच में विभाजन करके, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर, हिंदी भाषियों को मराठी भाषियों से लड़ाकर, यही इनकी राजनीति है। इसी से ये चमकना चाहते हैं। तो ये देश ये कभी स्वीकार नहीं करेगा और महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पहचान गई है। इसीलिए मुंबई की जनता ने लोकसभा में लगभग 5 सीटें, 5वीं सीट भी इंडिया अलायंस सिर्फ मात्र 48 वोट से पोस्टल बैलेट से हारा है। तो मुंबई की जनता ने ये पूरी तरह से दिखा दिया कि वो कैसे इंडिया अलायंस के साथ खड़ी थी लोकसभा में, और राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने के लिए मुंबई की जनता ने वोट दिया। तो मैं ये आज कहीं ना कहीं भाजपा की ये जो डिवाइड एंड रूल और दूसरों की पार्टी तोड़ो राजनीति है, इसको समाप्त करना चाहती है और ये देश की जनता भाजपा के असली रंग को पहचान गई है। गार्गी जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के विधायक कैप्टन आर तमिल सेल्वन भी जुड़ गए हैं। एक बार आप अपनी प्रतिक्रिया गार्गी जी। जी, पहली बात तो देश का जब विभाजन हुआ था बीजेपी नहीं था। देश का विभाजन किसने किया था ये सबको पता है, कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। तो ये बात तो बोलना ही नहीं चाहिए कांग्रेस को। और उन्होंने कहा कि पार्टियों को तोड़ना, तो क्या ऐसे है पार्टी? क्या आप लोग जब अपने एमएलए को भेज देते हैं रिसोर्ट में, इसके मतलब आपके जो एमएलए है वो बिकाऊ है? अब ये तो आपके पार्टीज ऐसे क्यों है कि क्षेत्रीय जो पार्टीज है वो इतना वीक है, उनका जड़ इतना वीक है कि वो टूट जाते हैं। कोई किसी को तोड़ नहीं सकते, ये मान के चलिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम खामियां उनके बीच में थे। क्योंकि उद्धव ठाकरे कभी मंत्रालय जाते नहीं थे, उनके जो गांव से एमएलए लोग आते थे उनसे अब गार्गी जी ऐसी बात भी मत कीजिए, लोगों से घिरे हुए गार्गी जी ऐसी बात भी मत कीजिए कि कोई टूट नहीं सकते। आज की डेट में समय आने दीजिए, हो सकता है कि भावना जी की पार्टी केंद्र में आ जाए
तो आप देखिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, बड़े बड़े नेता, राज्यों के नेता किस तरीके से टूटते हैं। अब तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, यूपीए के समय बीजेपी के बहुत सारे नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, दूसरी पार्टियों में गए। अब चूंकि केंद्र में सरकार है, इस देश में राजनीतिक पार्टियों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने व्यक्तिगत हित होते हैं और वो पार्टी से ऊपर उठकर, पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर वो कहीं भी आते जाते हैं। उनके व्यापार, उनकी तमाम सारी मजबूरियां होती हैं। खैर, ये बात की बात है। लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक कैप्टन आर तमिल सेल्वन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलेंगे। सेल्वन साहब, भाषा के नाम पर यह लड़ाई कितनी जायज है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे गलत करार दिया है? पहले मैं मराठी भाषा और मराठी देश को मैं इज्जत करता हूँ। तमिलनाडु में एक कवि है भारतीयार, उसने सिंह मराठीयर बोला। इसलिए मैं भी यहाँ पर 3 बार ये महाराष्ट्र देश में विधायक है, तो सबको इज्जत करना पड़ेगा। हम लोग का दूसरा एक कहावत है, यादू मूरे यावरुम के लिए। इसका मतलब यही है, अपन हिंदुस्तान का, भारत माता की बच्चा है, किधर भी जाके किधर भी अपन बिजनेस कर सकता है, बात कर सकता है। लेकिन जो स्टेट में जाएगा वो लैंग्वेज का इज्जत करना बड़ा बात है। उनको कैसा लेके जाना है, एक एक नेता का फीलिंग का ऊपर है। कोई जबरदस्ती करने से वो जल्दी सीखेगा नहीं जी। अपना मराठी विषय के ऊपर उनको समझा कि वो सब अपना हाथ में लेना पड़ता है। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गणपति मूर्तियां बनाने वाले जो लोग ज्यादातर गैर मराठी हैं, उत्तर भारतीय हैं या किसी दूसरे राज्य से हैं, फिर भी ये विवाद क्यों है? भाषा महाराष्ट्र में जो भी रहता है उनको मराठी सीखना जरूरी है। तो अभी का अभी सीखो बोलेगा तो वो नहीं सीख पाएंगे। थोड़ा लेट थोड़ा अपना सेल्फ इंटरेस्ट से सिखा सकता है। तो मराठी मंडप है, तो मराठी बनाने, ये गणपति बनाने वाला सब, गणपति चतुर्थी का मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल महाराष्ट्र का बहुत महत्व का फेस्टिवल है। अपना देशभक्त और देवभक्त का विषय के ऊपर ये फेस्टिवल है। देश को स्वतंत्र मिलने का विषय के ऊपर वीर पुरुष लोकमान्य तिलक जी ने गणपति मंडप बना के अपना स्वतंत्र का विषय के ऊपर मीटिंग किया है। ये महाराष्ट्र से शुरुआत होगी, पूरा हिंदुस्तान में हिंदू परिवार का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसमें मराठी भी है, नॉन मराठी भी है, सब मानता है। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि भाषा के नाम पर वोट मिलता है और महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो मारपीट हो रही है उसमें राज और उद्धव ठाकरे को वोट मिल जाएगा? नहीं, इतना दिन ये लोग भाषा बोलने वाला किधर गया था? ये सब इलेक्शन का विषय के ऊपर ये लोग मराठी, ये मुद्दा और भाषा का विषय के ऊपर, बाकी मराठी को मानता नहीं है क्या? तो हम लोग सब मानता है, मराठी देश को मानता है, मराठी भाषा को मानता है, मराठी को इज्जत देता है, सब देता है। ये लोग ऐसा नाटकबाजी इलेक्शन का विषय के ऊपर ये सब मुद्दा अभी उठा रहा है। ये जनता पहचान पाएंगे, जनता उनका साथ नहीं है। सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का साथ है। तो अब ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में और कोई विषय नहीं हो, विषय महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये विषय इतना बड़ा क्यों है, इसी की बात क्यों हो रही है और सरकार चुप है? वोटर्स उनके पास नहीं है, मराठी वोटर्स। अभी का जो सरकार है, सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, अजित पवार साहब, इनका साथ जनता है, इनका साथ मराठी नॉन मराठी सब है। मेरा विभाग में मेरा वोटर्स, मराठी वोटर मेरे को समर्थन दिया, पहले भी दिया, अभी भी दिया है। उनको काम करने वाला सरकार दिखता है, काम करने वाला मुख्यमंत्री दिखता है, काम करने वाला विधायक दिखता है। हाँ, भाषा तो है, लेकिन काम कौन कर सकता है, ये विषय के ऊपर एनालिसिस करता है। मराठी भी अभी का सरकार का साथ है। वो अलग हो कि भाषा का विषय निकलेगा तो वो इलेक्शन का विषय उनको मालूम पड़ जाता है, वो नहीं जाएगा। ये देश संभालने वाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र संभालने वाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनका काम के ऊपर डिपेंड है। इनका काम और देश का छोटा बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक, तो विलेज से लेके सब जो है मुंबई सिटी तक, तो मुंबई सिटी आपको अभी जो है तो पूरा मेट्रो चालू होएगा तो वर्ल्ड में नंबर 1 सिटी बनेगा। इतना बढ़िया काम हर विभाग का ऊपर, हर विषय का ऊपर, हर समाज का ऊपर साथ देने वाला सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब का, इनका जो सरकार है, इनका ही तो हमेशा जनता का समर्थन रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सेल्वन साहब। विस्तार से इस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे थे। भावना जी मेरे साथ मौजूद हैं। भावना जी, आपने बीजेपी के विधायक की बातों को भी सुना, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात का आरोप लगा रही हैं कि ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या सरकार का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है? वो लोग आते हैं, तमाचे मार के चले जाते हैं, थाने में जा देते हैं, थाने में जाके जमानत ले लेते हैं, फिर दोबारा बाहर निकलते हैं, फिर तमाचे मारते हैं, चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि तमाचे बीएमसी तक ही दिखाई देंगे, उसके बाद फिर तमाचे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जो डर भय होना चाहिए, क्या वो है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही? आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी जी, अब मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं इस सरकार की विफलता और बेबसी दिखाता है कि किस तरह से ये गुंडागर्दी को कंट्रोल करने में बिल्कुल असफल रही है। मैं फिर से एक बार ये दोहराऊंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तर भारतीयों के समर्थन में पूरी कांग्रेस की सरकार और यहां तक कि राज ठाकरे को अरेस्ट करने की हिम्मत कांग्रेस की सरकार ने दिखाई थी। और मैं ये कहती हूँ, जो कानून सबसे बड़ा है, जो गलत करता है, जो कानून के खिलाफ काम करता है, उसको बिल्कुल ही कानून के दायरे में उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो कहाँ है ये? वो तो फडणवीस जी तो मीटिंग कर रहे हैं एमएनएस के नेताओं के साथ और राज ठाकरे के साथ। तो राजनीति तो उस तरफ चल रही है, किस तरह की राजनीति चल रही है तो ईश्वर ही जानता है। तो वो ना अभी बीएमसी के इलेक्शन में दिखाई देगा, पर राज ठाकरे के साथ मीटिंग करते हैं पर उनके गुंडों को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें भाजपा का भी समर्थन दिखता है कि जो ये गुंडागर्दी उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुंबई भर में हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं फडणवीस जी सीधे जिम्मेदार हैं। पहले तो आप ये जियाद लेके आते हैं, फिर इसको विड्रॉ करते हैं, विवाद बढ़ाते हैं, फिर राज ठाकरे के साथ मीटिंग भी करते हैं और उसके गुंडों को रोकने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, वो अरेस्ट नहीं होते। यहां तक कि किसी छोटी बच्ची का रेप भी हो जाता है तो उसके लिए भी जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है आरोपी को अरेस्ट कराने के लिए। किसान पूरे महाराष्ट्र भर में वो आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या में आत्महत्या इस वर्ष में हुई है। क्या ये समस्याएं फडणवीस जी को दिख नहीं रही है? और क्यों लॉ एंड ऑर्डर का इतनी बुरी परिस्थिति पूरे महाराष्ट्र भर में हमको देखने को आती है? संतोष देशमुख का किस तरह से खुले आम उसको किस तरह से मारा गया, ये भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा। तो गैर मराठी मराठी के बीच में विवाद करके, मराठा और ओबीसी के बीच में विवाद करके, इस तरह के विवादों में महाराष्ट्र की जनता को बार बार फंसाया जा रहा है और बार बार फंसा कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश है। ध्यान भटकाना किस चीज से? जरूरी मुद्दे से, किसान आत्महत्या से, जरूरी मुद्दों से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर इतना पूरा बिल्डरों के हाथ में मुंबई बेच दी गई, पूरा धारावी बेच दिया गया है। तो जो परिस्थिति मुंबई में है और आज हर सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है और उसके साथ कितने फ्रॉड हो रहे हैं पूरे मुंबई भर में, इसके ऊपर कोई सवाल उठाने का नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करना है। इसलिए लोगों को आपस में लड़ाओ, चाहे वो हिंदी मराठी का मुद्दा हो या फिर ओबीसी मराठी का मुद्दा हो या हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, इन्हीं मुद्दों में महाराष्ट्र की जनता को फंसा के रखना चाहते हैं और देश की जनता को फंसाने का काम भाजपा करती है। बांटा जा रहा है। और देखिए गार्गी, अभी ताजा जो जानकारी आई है, वो जानकारी ये भी आई है कि महाराष्ट्र में जो लाड़की बहिना है, माझी लाड़की बहिना योजना, उसमें 26 लाख लोगों को जो कि अपात्र थे वो पैसा जा रहा था। अब सरकार ने 26 लाख लोगों को रोक दिया है। सरकार कोशिश कर रही है कि जो लिस्ट बनाई गई है, बोले ये 26 लाख अपात्र हैं, इनसे रिकवरी की जाएगी। अभी तक कहाँ थे? दे क्यों दिए? अध्ययन क्यों नहीं हुआ? ये तो बहुत गलत हुआ जो आप बोल रहे हैं। पहली बात तो ये सही है कि कानून कोई भी हाथ में ले, उनके अगेंस्ट तो सरकार को स्टेप लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ तो कमी हुई है, ये तो मैं मानूंगी कि यहाँ पे कुछ बीजेपी जो सरकार है ये कमी है कि जो एमएनएस के जो भी लोग हैं
ये जो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको तो जेल में भरना चाहिए, उनको अरेस्ट करके, और दूसरे दिन उनको बेल नहीं मिलना चाहिए। अगर आज अरेस्ट होंगे कल बेल मिल जाएगा तो उनको पता है ठीक है दूसरे दिन बेल मिल जाएगा, तो ये होना नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट इशू। ये इसको तो फडणवीस जी को बहुत ही मतलब स्ट्रांगली देखना चाहिए। दैट आई अग्री विद भावना जी। लेकिन वो जो बाकी बात कह रहे हैं ना कि जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, ये तो कांग्रेस माहिर है ये करने के लिए। सबने देखा देश का विभाजन भी कांग्रेस ने किया, और कास्ट सेंसस भी कौन मांग रहा है, क्यों कास्ट सेंसस मांग रहा है, लोगों को बांटने के लिए। ये बांटने की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति जो है ये कांग्रेस ही करते आ रहे हैं सालों साल। आज लोगों को ये पता चल गया क्योंकि पिछले जो 10 साल 11 साल में एक डीकोलोनाइजेशन हुआ, मेंटल डीकोलोनाइजेशन हुआ, तो लोगों को समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है, कांग्रेस ने इतने सालों से किया क्या है। उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, बांटने की राजनीति, भाजपा बांटते नहीं है। पर हाँ ये जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, और फडणवीस जी को जो भी ये गुंडागर्दी कर रहे, कानून अपने हाथ में ले रहे, उनके अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए। तो लेंगे तो डर या भय होंगे। आपने जो कहा कि एमएनएस के लोगों में तो डर भय है नहीं, डर भय है नहीं क्योंकि वो जेल नहीं जा रहे। अगर ऐसे कोई केसेस उनके अगेंस्ट में दिया जाए तो ऑब्वियसली उनके बीच में भी डर भय होंगे। तो ये तो जरूर करना चाहिए एक सरकार को, ये मैं मानती हूँ, के साथ अग्री कर रही हूँ इस बात पे। ये भावना जी, ये जो 26 लाख वापस उन्होंने वही दूसरे फैक्ट जानने के बाद की जो जीआर शिवसेना के गवर्नमेंट ने, उद्धव ठाकरे ने लाया था, वही दोबारा बोल रहा है भावना जी। जब आपको भी पता है कि जीआर किसने लाया था ओरिजिनली, वो जीआर रह गया था, ये सरकार ने तो हटाया है, और अब हटाई दिया तो उसको लेके तो मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था। जबकि आम लोगों के बीच भाषा मुद्दा नहीं है। मराठी भाषा को हम बहुत सम्मान करते हैं, सब भाषा को सम्मान करते हैं भारतवर्ष में। मराठी, मैंने जैसे कहा कि देखिए मैं 4 घरों में जा रही हूँ पूजा में, कोई भी मराठी नहीं, यूपी वाले, बंगाली, गुजराती, मैंगलोरियन, सब लोग यहाँ पे गैर मराठी लोग घरों में गणपति की पूजा करते हैं, और मराठी मंत्र बोला जाता है, सुख करता दुख हरता, सब लोग यही मंत्र से आरती करते हैं। तो यहाँ पे मराठी की बहुत सम्मान है, ऐसे कोई विवाद नहीं है, ये बनावटी विवाद है। देखिए बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में एसआईआर चल रहा है, अब यहाँ पर बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और बीएमसी चुनाव के ठीक पहले जो 26 लाख लाड़की बहनों की जो पात्र हैं वो अपात्र होने वाली हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलाकों को, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाने वाली हैं कि भाई देखिए ये पॉकेट हैं और पॉकेट से अपात्र किया गया है, और इन पॉकेट में जो विपक्षी पार्टियों के वोटर हैं उनको अपात्र कर दिया गया, ऐसा तो आरोप नहीं लगेगा? नहीं, मनोज जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी। एक तो गार्गी जी ने कहा कि देश का विभाजन किसने किया। देश का विभाजन पूरा विश्व जानता है और भारत की जनता जानती है कि अंग्रेजों ने किया, और कौन अंग्रेजों के मुखबिर थे और कौन अंग्रेजों के साथ खड़े थे, इसके बारे में मुझे इतिहास की चर्चा करनी नहीं है, इतिहास में जाना नहीं है। सबको मालूम है आरएसएस कैसे अंग्रेजों का मुखबिर बना हुआ था, और कौन अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किस तरह से देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, कास्ट सेंसस इस देश का सबसे बड़ा इक्वलाइजर जिसे कहते हैं, एक समानतावादी, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कोई सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी, उसको भी उसके हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या भारी, ये तो लोकतंत्र है, ये तो हमें हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकार जो भाजपा की सरकार है वो देश के संसाधनों पे कुछ ही लोगों का हक देना चाहती है। वो हक देश की जनता का है, देश के 150 करोड़ जो आबादी है उसका है, और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का है, जिसको कास्ट सेंसस के माध्यम से वो एक एक्सरे है। कास्ट सेंसस क्या है, क्यों डरती है भाजपा कास्ट सेंसस से? कास्ट सेंसस एक एक्सरे है, देश में किसकी कितनी क्या आबादी है, किसकी कितनी इकोनॉमिक परिस्थिति है, कैसे किस परिस्थिति में वो रहते हैं। उस सर्वे से आप नीतियां बना सकते हैं, उस सर्वे से आप देश के अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति तक अपने संसाधन पहुंचा सकते हैं। ये उद्देश्य है कास्ट सेंसस का।
अब मैं बात करूंगी महाराष्ट्र की राजनीति में। इन्होंने जब लाड़की बहन ये योजना लाए, इन्होंने लाभार्थियों को, जो कोई लाभार्थी, बहुत हमारे महाराष्ट्र की बहनों को लाभार्थी बनाया, जरूर बनाया, और बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं, हम भी महालक्ष्मी योजना, लोकसभा में अगर हमारी सरकार आई थी तो राहुल जी ने महाराष्ट्र की भूमि से ऐलान किया था कि हम अपनी बहनों को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम उनको संसाधन देंगे। तो हम इस योजना का स्वागत करते हैं। लाड़की बहन योजना बहुत अच्छी योजना है। उसका वो पैसा जब महिला के हाथ में आता है, उसको शक्ति मिलती है, उसके परिवार में उसका सम्मान बढ़ता है, उसके समाज में उसका सम्मान बढ़ता है, और इकोनॉमी भी उससे आगे बढ़ती है। तो हम इस योजना का पूरा स्वागत करते हैं। इस योजना के खिलाफ जो व्यवस्था है, व्यवस्था में आपने पुरुषों के नाम ऐड किए हुए हैं। सुप्रिया सुले जी ने इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उदाहरण देके बताया कि किस तरह से पुरुषों के नाम पे कैसे लाड़की बहन योजना में उनके नाम आ सकते हैं। तो जहाँ पे भी करप्शन हुआ है, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जहाँ पे ये जो योजना अच्छी बात है लड़की बहन, लेकिन कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है, जिन्होंने भी किया है उनके अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए। ऑब्वियसली अराफात में गया है तो वो वापस बहनों के हाथ में वो पैसा जाना चाहिए, ना कि ये जो फ्रॉड हो रहा है लड़की बहन के नाम पर, और महाराष्ट्र की जनता का पैसा गलत हाथों में जा रहा है। इसका तुरंत रोकथाम होनी चाहिए। हाँ जरूर, तुरंत रोकथाम तो होना ही चाहिए। इस हो रहे हैं ना, अभी पता चला ना, अभी देखिए करप्शन हर लेवल में लोग बैठे हुए हैं, लोकल लेवल में बैठे हुए हैं, कौन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ऊपर से पता नहीं चलता है। आप जो बोल रहे हैं कि आपके जो राज्य में, झारखंड में देखने जाएंगे तो झारखंड में भी पता चलेगा कि कितने कुपात्र या अपात्र में ये गया है पैसा। तो होता है क्योंकि कुछ लोग बैठे होते हैं ग्राउंड लेवल पे जो भ्रष्टाचार ऐसे करते हैं, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं बांटने के लिए, वो अपने घर वालों को दिला देते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी, ये जो भ्रष्टाचार इंसान में है ना, ये कोई भी सरकार इसको कुछ नहीं सिखा नहीं सकते, पर यस यू हैव टू बी कॉशियस, और इसके अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए। जिन्होंने भी किया है भ्रष्टाचार उसको अरेस्ट कीजिए, और कहीं भी गलत हाथ में पैसा गया तो वापस लीजिए पैसा। ये तो मैं जरूर मानती हूँ, ये योजना अच्छी बात है, जो गांव की औरतें हैं उनके पास पैसा जाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ भी इनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप आज गोल पोस्ट को घुमाइए मत भावना जी। आप और भाजपा का जो पॉलिटिक्स है, ये सबका साथ, सबका मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जानकी जी का, शुक्रिया मैं करूंगा भावना जी का जो विस्तार से इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि गणेश चतुर्थी आएगी तो लोगों के जो मनभेद हैं और मतभेद हैं वो खत्म हो जाएंगे, और एक साथ एक पंडाल में मराठी भी दिखाई देंगे और उत्तर भारतीय भी दिखाई देंगे और स्नेह के साथ दिखाई देंगे। असल में हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने बिहार के मधुबनी जिले में महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की। वहां से क्या बातें निकल कर आई, सुनिए। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी में, और यहाँ पे लगातार नेता विपक्ष राहुल गांधी की 10 दिन से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी है। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से यात्रा चली थी और अब मधुबनी आ चुकी है। मगर एक और जहां राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं लगातार बिहार का जो ये सीमांचल का इलाका है, खासतौर पे यहाँ पर पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पलायन के मुद्दे को वो किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है उनको, जिस तरीके से भाषा, जो लोग बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में और वहाँ की भाषा नहीं आने पर उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है, मारपीट तक होती है, उसके बारे में इन लोगों का क्या कहना है। सर, पलायन एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल में, और जिस तरीके से यहाँ के युवा जाते हैं बाहर नौकरी की तलाश में, तो कैसे देखते हैं यहाँ पे रोजगार के अवसर उन्हें मिल पाया है या नहीं मिल पाया है पिछले 20 साल में? ये डबल इंजन की सरकार यहाँ 20 सालों से यहाँ का जो रोजगार है उसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ लोहट में चीनी मिल था, रैयाम में चीनी मिल था, क्या कहते हैं सकड़ी में चीनी मिल था, ये सब समाप्त हो गया। पंडोल का सूता फैक्ट्री था, ये भी ख़त्म कर दिया गया। उससे पहले कांग्रेस के रीजन में ये सारे मशीन चलता था, चीनी मिल का और सूता फैक्ट्री भी चलता था। तो जब कारखाना ही बंद हो जाएगा तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा?
जिस तरीके से बिहार के लोग बाहर जाते हैं, खास तौर पे महाराष्ट्र में, वहाँ उन्हें मराठी नहीं बोलने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, बदतमीजी की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, कितना सही आप इसको मानते नहीं, ये तो सही नहीं है। मानवता प्रवृत्ति रखना चाहिए पूरे देश के लिए। ये देश तो सबका है, हर जात धर्म समुदाय का है। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, काफी बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बा भी होता है इनका, एक बड़ा तजुर्बा है सामाजिक जीवन का। राहुल जी एक तरफ वोट चोरी के आरोप को लेकर यात्रा पे हैं, वहीं पलायन का मुद्दा बिहार के लिए बहुत बड़ा श्रापित लगता है। बिहार पे ऐसा हो जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो, और जिस तरीके से जो युवा यहाँ से बाहर जाते हैं उनके साथ मारपीट होती है, बाहर में जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए उनके साथ मारपीट होती है, क्या आपको ये सही लगता है? कितना जायज आप इसको देखिए? देखिए, आप पत्रकारिता करते हैं और यह सवाल पलायन का जो मुद्दा है यह एक अहम मुद्दा है। आखिर पलायन क्यों होता है, इस पर सारे पॉलिटिशियंस को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जो जब तक रोजगार नहीं होगा, जैसे शुगर मिल था पूर्व में, कलांतर में 4 शुगर मिल था, रहिका कर रैयाम, लोहट, सकरी, एक लोहट, रैयाम, सकरी, एक और मिल था ना, तीन मिल था। तो ये एक मिल में कम से कम 4,000-5,000 वर्कर्स रहा करते थे। तो 4,000 परिवार का गुजारा तो होता था। एक अगर काम करता है वर्कर, तो एक वर्कर से कम 5 मेंबर्स का गुजारा होता है। तो आप समझिए कि 3 मिल था, एक सूता मिल था, उसमें 4-4 हजार 5-5 हजार वर्कर्स काम करते थे। एक फैमिली से तो 20,000 तो ऐसे हो गया। आखिर जिसको रोजगार नहीं है तो वह पलायन करता है, और जब वो पलायन करता है, पेट के लिए पलायन करता है, जहाँ रोजगार हो, और वहाँ जाता है तो भाषा की बात आती है। यह भाषा यह ठीक नहीं है, यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। यह राष्ट्र सबों का है और सबका समान अधिकार है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। और यह देश में जो भी जाए वो उनको अगर रोजगार मिलता है, और जो हिंदी भाषी हो, मैथिली भाषी हो, उर्दू भाषी हो, पर्शियन हो, कोई भी हो, वह समान रूप से हो और समान रूप से अगर काम करता है तो इस पर रोक नहीं होनी चाहिए। अब भाषा का विवाद कतई नहीं हो, यह हम चाहते हैं। और हमारे नेता जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी है, राहुल गांधी जी है, वह ऐसा चाहते हैं कि बिहार में पलायन रुके, बिहार में रोजगार बढ़े, बिहार से गरीबी हटे। और यहाँ से पलायन क्यों हो, बार बार वह मैसेज देते हैं, और इसी मैसेज को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए आज कार्य कर रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं। जी, इस तरीके से राज ठाकरे के पार्टी के लोग मन से महाराष्ट्र में लोगों को टारगेट करते हैं, खास तौर पे उत्तर भारतीय लोगों को, जिनमें बिहार से भी काफी लोग होते हैं जो टारगेट हो जाते हैं वहाँ पे। तो उनके द्वारा बिहार के लोगों से, उत्तर भारतीय लोगों से इस तरह की मारपीट क्या जायज है? देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान सभी का देश है, सिर्फ एक भाषाई का देश नहीं है, मराठियों का देश नहीं है, गुजरातियों का देश नहीं है, उड़िया का देश नहीं है, बिहारियों का देश नहीं है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस बुनियाद पर नहीं हुआ था। एक भाषा हिंदी को माना गया था, उर्दू को माना गया था। इंटरनेशनल भाषा है जो अंग्रेजी की भी प्रधानता है। तो हम इसमें भेदभाव नहीं करें। मराठी को भी कहेंगे, गुजराती को भी कहेंगे, उड़िया को भी कहेंगे। चाहे देश में जो भी भाषाई हैं, वह क्षेत्रीय भाषा से देश का विकास नहीं हो सकता है जब तक हमारी जो मातृभाषा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी है और जो क्षेत्रीय भाषा भी रहे उसमें भी किसी तरह का भेद नहीं है। लेकिन वह जो कर रहा है वह बहुत गलत कर रहा है। और सरकार जो है हमारी मोदी सरकार, वोट के लिए वहाँ पर किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। सिर्फ हम राज करें, चाहे लोग जहन्नम में चला जाए,
इससे कोई मतलब नहीं है। हम देश में राज करते रहें, एक ही मकसद है, मंदिर मस्जिद से हमारा देश का विकास नहीं होगा। हमारे देश में भाईचारा से विकास होगा। हमको 4 लड़का है, हम 4 तरह से देखेंगे, उससे विकास नहीं होगा। हम सारे बच्चे को एक नज़र से देखें और तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मधुबनी के लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से पलायन एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, और लगातार जो सरकार रही है नीतीश कुमार की पिछले 20 सालों में, उन्होंने इंडस्ट्री के तौर पे इंडस्ट्री की तरफ खासा ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा बिहार के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। और जिस तरीके से मारपीट की जाती है, जो बिहार से लोग पलायन करके जाते हों दूसरे राज्यों में या फिर उत्तर भारत के किसी और राज्य से भी, उनके साथ मारपीट करना कतई जायज नहीं है और सरकार को इस पे किसी न किसी तरह की ठोस कदम लेनी चाहिए। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, मधुबनी।